नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मरुधरा का महासंग्राम। मैं जेपी शर्मा। भाजपा और कांग्रेस ने अपने ज्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की सूचियां इस दावे के साथ जारी की गई हैं कि ये सभी 36 कौमों का प्रतिनिधित्व करती हैं, सभी 36 कौमों की भलाई के लिए हैं। 36 कौमों की भलाई का भाजपा कांग्रेस का दावा दशकों पुराना है और अब इसी दावे के साथ तीसरी ताकत का बिगुल फूंकने वाले दल भी आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी के अलावा भारत वाहिनी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा और समता आंदोलन समिति के समर्थन से बीआरएसपी भी अब सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नारे के साथ मैदान में है। इनमें से अलग अलग दलों की नुमाइंदगी करने वाले जो लोग हैं उनको हम आने वाले दिनों में मरुधरा के महासंग्राम में आपके साथ यहां इस बहस में शामिल करेंगे। आज इनमें से दो पार्टियों के साथ हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दलों के पास क्या अलग विजन है और वो सर्वहारा के विकास का भरोसा कैसे दिलाते हैं। पहले ये रिपोर्ट। क्या तीसरे मोर्चे में आएगी बागियों से बहार? अब बागियों के हाथ में राजस्थान की किस्मत। बागी बिगाड़ेंगे राजस्थान की बाजी। बगावत, बगावत और बगावत। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, राजस्थान के रण में बगावत बुलंद है। बीजेपी ने अभी तक 162 और कांग्रेस ने 152 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन उम्मीदवारी की आस संजोए नेताओं को जैसे ही झटका लगा, सभी ने अपनी अपनी पार्टियों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। अब ऐसे में सवाल है कि क्या होगी बागियों की रणनीति? क्या तीसरा मोर्चा बनेगा ठिकाना? क्या तीसरे मोर्चे को मिलेगी बागियों की ताकत? आरएलपी मजबूत विकल्प राजस्थान की जनता को मिल गया जो लंबा चलेगा। राजस्थान इस बार बहुत बड़ी सीटें आएगी आरएलपी। ऐसा माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल और बीएसपी समेत अन्य छोटे दलों को ऐसे बागियों का इंतजार है। साथ ही बीएसपी और अन्य पार्टियों को भी मजबूत उम्मीदवारों का इंतजार है। तभी तो नवीन पिलानिया ने बीएसपी ज्वाइन करते ही जीत का दावा भी किया। बसपा में जब आया हूं तो कोई बहुत बड़ी चीज का इरादा लेकर के आया हूं, वरना तो मैं राजपा से भी लड़ सकता था और कुछ सीटें लड़ा भी सकता था, लेकिन क्योंकि बड़ा कोई चीज करने का इरादा लेकर के आए हैं और बहुत से ऐसे लोग बाग हैं, अभी आप 2-3 दिन में नजारा देखिएगा कि किस किस तरीके के लोग बाग जो हैं वो बसपा में आते हैं। ये 2-3 दिन में ही आपको नजारा देखने को मिल जाएगा। बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत वाहिनी पार्टी, समता आंदोलन समिति, आम आदमी पार्टी, राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा, बीजेपी और कांग्रेस में छिड़े बगावत के बीच सूबे में बीएसपी, समता आंदोलन समिति, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत वाहिनी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अमराराम के राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा की भूमिका अहम हो सकती है। अभी तो इंतजार है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस से कितने बागी तीसरे मोर्चे की ताकत बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आज मरुधरा का महासंग्राम में हमारे साथ इंद्रराज मेघवाल साहब हैं। आप वंचित समाज परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महिपाल महिला जी हैं, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। जसवंत राठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में हमारे राजेंद्र सिंह बसेठ साहब हैं। आप बीआरएसपी के राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं अपने राजनीतिक मित्रों से बगावत संभावित बागियों को आपके यहां शरण मिलने की, आपके यहां जगह मिलने की संभावना, इस एंगल पर भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले तीसरे मोर्चे का राजस्थान में जो संभावित वजूद है, उस पर मेरा सवाल है महिपाल जी आपसे कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि तीसरा मोर्चा राजस्थान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, इससे पहले भी दिए हैं, लेकिन या तो तीसरे मोर्चे में लोगों ने इतना बेहतर, इतना मजबूत विकल्प नहीं देखा होगा, या फिर इस तरह की परिस्थितियां कि आज ही जा गए हों कांग्रेस और भाजपा से, ऐसा नहीं हुआ होगा। अब ऐसा क्या हुआ है कि आपको ये लगता है कि अब तो तीसरे मोर्चे के आने के लिए सबसे माकूल वक्त है? जेपी जी देखिए, प्रदेश में तीसरे मोर्चे पहले भी बने हैं। 1992 से पहले आप लोग देखो तो
एक बार 27 सीटें भी आई थी। 92 में 90 के दशक में जो तीसरा मोर्चा मजबूती से बना था, पिछली बार भी तीसरे मोर्चे की एक वेव थी, पर वो बहुत बड़ी मोदी वेव की वजह से वो दिख नहीं पाया था। 5% वोट भी लेके गया, 13.5 लाख वोट लिए थे। इस बार क्या है, 5 साल में जनता ने मूड बना लिया। 163 सीटें जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को दी थी, उस विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ना विपक्ष की भूमिका निभा पाई। प्रदेश में 4.5 साल में तीसरी ताकत के रूप में जो नेता भी उभरे हैं, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। खींवसर के विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई लड़ी। प्रदेश के किसानों से लेकर व्यापारियों तक, नौजवानों से लेकर कर्मचारियों तक की सारी विपक्ष की जो भूमिका अदा की जाती है, उसमें तो कांग्रेस चदरोड़ के सो गई थी। हनुमान बेनीवाल ही वो नेता और विधायक थे जिन्होंने 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका निभाई। इसलिए प्रदेश में आज नौजवान हो, वंचित हो, पीड़ित, शोषित तबका आज तीसरी ताकत के साथ है। और हमने इसलिए लोगों से राय शुमारी हमने नहीं की है। हमारे मोर्चे की तो जब हम लोगों ने घोषणा की थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तब प्रदेश मुख्यालय पे प्रदेश की राजधानी जो है वो जाम हो गई थी। 10 लाख नौजवान, 10 लाख किसान की उपस्थिति में जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया गया था। इससे पहले भी हमने हमारी ताकत दिखाई है, चाहे वो नागौर की रैली हो। ताकत और संख्या बल पर तो मैं सवाल खड़ा कर ही नहीं रहा महिपाल जी। हनुमान बेनीवाल जनाधार वाले नेता हैं, सब कोई जानते हैं इस बात को, ये मतलब स्वीकार्य बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है सर जी कि अभी जो 2018 की परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ। आपने कहा कि 163 वाली पार्टी जिसको 163 देकर इतना बड़ा भरोसा जताया, उस पार्टी ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया जी। तो 1998 में इसी तरह से भरोसा जताया था लोगों ने, 156 कांग्रेस को दी थी। उसके बाद कांग्रेस ने वो भरोसा तोड़ा होगा, इसलिए 153 की जगह कुल मिलाकर 56 पर सिमट गए। लेकिन वही कांग्रेस फिर 2008 में आ गई सत्ता में, और अब फिर एक बार कांग्रेस दावा कर रही है कि अब हम फिर आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि बुरी तरह नेस्तनाबूद हो जाने के बाद, बुरी तरह पराजित हो जाने के बाद, राजस्थान में हम चमत्कारिक रूप से देखते आए हैं कि 5 साल बाद उसी पार्टी की स्वीकार्यता फिर बन जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग देखो, राजस्थान के अलावा भी दिल्ली राजस्थान से सटा हुआ स्टेट है। दिल्ली में जो 70 साल से जो दोनों पार्टियां राज करती आ रही थी, दोनों पार्टियों घर बैठे ना तीसरी ताकत ने। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने एक जो सत्ता में थी उसकी तो खाता तक नहीं खुला, और दूसरी पार्टी के 3 लोग जीत के आए थे। जो दिल्ली वाला चमत्कार है वो राजस्थान में भी हो सकता है। दिल्ली जैसी परिस्थितियां लगती हैं और आम आदमी पार्टी वाला दमखम आपकी पार्टी में लगता है आपको? उससे ज्यादा दमखम हमारे पास, उससे ज्यादा हमारे पास जनता और का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद है। बिल्कुल ठीक बात। राजेंद्र सिंह बसेठ साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, जो ट्रेंड बन गया है कांग्रेस या भाजपा, भाजपा या कांग्रेस, वो टूटकर उसको आदमी तोड़ना चाहता है, मतदाता तोड़ना चाहता है और तीसरी ताकत को लाना चाहता है। इस सोच का, इस उम्मीद का आधार क्या है आपका? देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों ने नूरा कुश्ती कर रखी है। देश के मुख्य मुद्दे हैं कि देश के अंदर किस तरीके से सामाजिक समरसता और सौहार्द कायम हो। लेकिन हमने देखा है कि हम समता आंदोलन समिति से हैं, बेसिकली हम लोग सामाजिक संगठनों से, हम तो मजबूरी में राजनीति में आए हैं। जब राजनीतिक लोगों ने राजनीतिक स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया, सामाजिक स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया। इस समय समस्या ये नहीं है कि रोड कैसे बनेगा या सड़क कैसे बनेगी, मूल समस्या ये है कि देश को गृह युद्ध से कैसे बचाया जाए। पहली बात यह है, हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि जो दलित एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें अनेकों 90% केस फर्जी पाए गए और उसका दुरुपयोग हो रहा था। परिणाम यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसमें यह संशोधन किया कि पहले जांच हो और फिर गिरफ्तारी हो। हाँ, ठीक है, संक्षेप में। न्याय का एक सिद्धांत है कि निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे दोषी 2000 छूट जाए। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक लोगों ने न्याय के उस सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करते हुए हमारे ही जो लोग, सांसद, जो जनप्रतिनिधि SC/ST एक्ट को रिवोक कर दिया। यही है ना अपना मुद्दा, रिवोक कर लेकिन दिया, वो बात नहीं है। यहाँ सवाल ये उठता है सर, यहाँ सवाल ये उठता है, मैं समझ गया आपकी बात, आप जो कह रहे हैं। मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप 59 जो रिजर्व सीटें हैं, जो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, और जो सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई उसके समर्थन में थे, आप उसकी खिलाफत कर रहे हैं, और आपका टारगेट वही 59 सीटें हैं। हमारा टारगेट है कि अर्जुन मेघवाल जैसे जातिवादी लोग चुनकर ही नहीं जाए, पार्टी मैंडेट से चुने हुए लोग अपनी जाति पर क्यों उतर के आ जाते हैं? वो वहां जाकर पार्टी भी छोड़ देते हैं, न्याय भी छोड़ देते हैं, देश भी छोड़ देते हैं, समाज भी छोड़ देते हैं, वहां उठकर जातिवादी हो जाते हैं और फिर खड़े होकर चारों तरफ से सब लोगों को गोलबंद करते हैं। सामान्य सीटों पर जो उम्मीदवार जीतते हैं वहां निश्चित रूप से आदिवासी और दलितों के
मतों का भी बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन आरक्षित सीटों से जो लोग चुनकर जाते हैं वो केवल सामान्य वर्ग और ओबीसी से चुनकर जाते हैं। उन्हें वहां सामान्य वर्ग और ओबीसी के हित की बात करनी चाहिए, लेकिन वो वहां जाकर सामान्य वर्ग और ओबीसी की कटुता ही नहीं, उनकी जड़ें काटते हैं, उनके बच्चों के भविष्य को बिगाड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम आज से नहीं लड़ रहे हैं, बहुत दिनों से लड़के प्रमोशन में आरक्षण को लेके आए, लेकिन राजनीतिक लोग उसको बिगाड़ देते हैं। 790 सांसदों ने वहां नपुंसकता दिखाई है, उसे ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए आप। आपकी जो फिलॉसफी है, आपके समता आंदोलन समिति की, कम से कम जो आपको सहयोग कर रही है, उसकी फिलॉसफी ये कहती है कि सब बराबर हो, यही है समता शब्द, ये कहता है। और आप दलितों में ये कोशिश कर रहे हैं कि दलितों में भी समानता हो। ठीक है ना, दलितों में भी समानता हो और पूरे समाज में समानता हो। फिर दलित कैसे आपके मंच को दलित विरोधी मंच के तौर पर क्यों देखते हैं? ये भरोसा आप क्यों नहीं जगा पाए? यदि ऐसा होता तो 59 रिजर्व सीट पे दुनिया तो केवल वादा करती है, मेरे सारे प्रतिनिधि 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी कराकर ये दे रहे हैं कि मैं दलित और आदिवासियों में जैसे ओबीसी में क्रीमिलेयर है वैसे लागू कराऊंगा, प्रमोशन में आरक्षण रुकवाऊंगा, मैं ये आरक्षित पीड़ित को मुआवजा दिलाऊंगा। आरक्षित पीड़ित वो है जिसको नौकरी नहीं मिल पाती, -% वालों को नौकरी दे दी जाती है मेरिट में आए हुए लोगों के लिए, उसके लिए मुआवजा दिलवाऊंगा। वो ये नहीं कह रहा कि उससे नौकरी नहीं देने दूंगा। साथ ही सीटों का आरक्षण बंद हो, आरक्षण हो टिकटों का, सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, 28% SC/ST की सीट होती है, कुल मिलाकर 50% रिजर्वेशन होता है। पॉलिसी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे तो किसी रिजर्व नहीं की जा सकती। ये नहीं हो सकता कि कठुआ का ऐसे तो रिजर्व इन्होंने कर दिया कि MLA रिजर्व हो, वो गलत है, वो साथ ही दलित में 1 मिनट आधी सेकंड में बता देता हूं। दलित एक्ट में जो बहन मायावती जी ने कहा था और किया था उत्तर प्रदेश में कि पहले जांच हो और फिर दोषी पाई जाए तो गिरफ्तारी हो, कड़े से कड़ा सजा हो। तथा छठा भी हमारा ये है कि विधायक राजा ना बन जाए, विधायक सलाहकार परिषद के अधीन उस क्षेत्र की समस्त जातीय संगठनों के प्रतिनिधियों को और रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को, पत्रकारों को, एडवोकेट को, रिटायर्ड फौजियों के प्रतिनिधि, मैं तो यहां तक कहूंगा हारा हुआ MLA का भी प्रतिनिधि उसमें हो और पूर्ण बहुमत के साथ विधायक काम करे। मेरा सवाल मुद्दों को लेकर हम चुनाव में आए। ठीक है बसेट साहब, मेरा सवाल भी यही है कि इतने पाक पवित्र आपके मुद्दे हैं, उसके बावजूद जी किस तरह की आपत्तियां, मेघवाल साहब, अगर ये सारी चीजें हैं तो इसमें तो राष्ट्र हित है, इसमें तो समाज हित है, इसमें तो आपत्ति होनी चाहिए नहीं चाहिए। इंद्राज मेघवाल साहब, फिर दलित समाज क्यों आशंका की नजर से देखता है? देखिए साहब, जो समता आंदोलन समिति जो समता के आधार पे जो बनी है, ये मुंह में राम बगल में छुरी इनका एजेंडा है। कैसे? यो इसलिए है कि समता, इक्वलिटी के ऊपर इस देश के अंदर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो लाया गया था संविधान के आर्टिकल 16 में, बोलिएगा सर, दूसरे मेहमानों को जो मुद्दे हैं इस देश में, सामाजिक न्याय के, राजनीतिक पॉलिटिकल जस्टिस के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों से सतत प्रक्रिया इस दलितों के, वंचितों के विकास की चल रही थी। इन लोगों ने उस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया, कहते कि क्रीमिलेयर, हमें आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया गया था तो सामाजिक क्रीमिलेयर डेवलप होनी चाहिए। हमारे कितने लोग पुजारी हैं, सोशल स्टेटस हमारा कहां बढ़ा? वही है, जो मुद्दा ही सामाजिक आधार पे है तो आप आर्थिक मुद्दे पे क्यों ले जाते हो? देश की न्यायपालिका का जो प्रश्न है, ये आप बता रहे हैं, इस देश की न्यायपालिका का क्या हाल है हम जानते हैं। इस देश में संविधान के 312 आर्टिकल में जो संवैधानिक व्यवस्था इंडियन जुडिशियल सर्विस की है वो होती तो यह हालात नहीं होते। जो सारे राजनीतिक पार्टी को जो पसीने आ रहे हैं ना, ये 2 अप्रैल के हमारे आंदोलन के बाद आ रहे हैं। और इनका केवल एक मोटो है कि इस देश के 70 साल में ये दलित अगर बेचारा हाशिए से उठ के अगर ले दे के एक थोड़ा एक सोशल जस्टिस पे आ रहा है, इनको कैसे भयभीत किया जाए, कैसे धकेला जाए, कैसे इंजस्टिस किया जाए, जिसको अवगत हो गई है मलाई से। आप ये देखिए, हमारे वाल्मीकि 2% उसको कोई उनके हितैषी हो तो आप 70 साल से क्यों नहीं बोले? आप ये बताइए। महिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? महिपाल मेला बोलिए। अरे राजेंद्र जी थोड़ा धीरे बोल लो ना, हमें पता है कि आपको बहुत लंबा ज्ञान है। हाँ बोलिए, आप अपनी बात बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। अरे महिपाल जी आप अपनी बात बोलिए ना। देखिए इंदिरा जी 1 मिनट इनको बोलने दीजिए। आप सुनो ना, प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं वो दलित उत्थान की बात करती हैं, वो दलितों को पैरेलल लाने की बात करती हैं। कौन सी पार्टी दलितों के हित में काम करती है वो तो बहुत लंबी बहस का विषय, हम बाद में बताएंगे। रही बात आरक्षण की, तो कभी आरक्षण पे आप बहस करवाइएगा, उस पर भी हम लोग बताएंगे। प्रदेश की जनता जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधाओं को आज भी तरस रही है। स्कूलों का निजीकरण कर दिया जाता है, स्कूल
हॉस्पिटलों की आज अच्छा एक बात बताइए, महिला साहब समय बहुत चूंकि बहुत कम है, मुझे समझा दीजिए। सुनिए एक मिनट, बहुत बड़े आंकड़ों अरे सर ठीक है, बहुत बड़े आंकड़ों में नहीं उलझना चाहता, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक तरफ तो आप ये आरोप लगाते हैं खजाना खाली है, सरकार ने बर्बाद कर दिया प्रदेश को, आपके पास खजाने में जब पैसे नहीं होंगे तो आप कहां से मुफ्त बिजली देंगे, कहां से रोजगार देंगे, कहां से नौकरी देंगे? अरे सर सड़क कहां से बनाएंगे सर? नीति और तो कोई विजन भी रखिए, कोई विजन भी रखिए। नीति नियत क्या करेगी सर, पैसा ही नहीं होगा तो फिर कोई विजन भी पेश करिए। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ महिला साहब कि कोई विजन भी रखिए कि हम इस तरह से तो पैसा जनरेट करेंगे, इस तरह से विकास के कार्यों में लगाएंगे। बता रहा हूँ, विजन ही बता रहा हूँ। राजस्थान प्रदेश मिनरल्स का अजयबघर कहा जाता है। यहाँ जो बिजली होती है, जो सौर ऊर्जा के द्वारा जो बिजली पैदा होती है, वो देश में कहीं नहीं होती है। दारू से 20,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इतनी दुनिया भर के सोर्सेज हैं। अकेली बाड़मेर की रिफाइनरी हजारों हजार करोड़ रुपए की रॉयल्टी दे रही है। यहाँ वो मिनरल्स है जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। राजस्थान को जानबूझ के गरीब प्रदेश बनाया गया है। केंद्र सरकार का जो पैसा आता है, जो पैसा प्रदेश में जो विकसित जो जिलों में लगाया जाता है, विकास के अभाव में जो जिले तरस रहे हैं वहां नहीं लगाया जाता है। ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि एक तरफ गरीब को गरीब बनाते जाओ, पैसे वाले को पैसे वाले बनाते जाओ। ये राजस्थान प्रदेश मिनरल्स का आप कह रहे हैं कि सामाजिक एजेंडा सेकेंडरी है, डेवलपमेंट। आप एक मिनट बसेट साहब, अरे बसेट साहब सुनिए, आप लोग उसकी तरफ जा रहे हो। महिला जी, अरे महिला जी, हम ये कह रहे हैं राजेंद्र जी, हम ये कह रहे हैं कि चुनाव 7 दिसंबर को होने वाले हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तीसरी ताकत के रूप में खड़ा होने का काम किया है। आपके जितने भी जो छोटे दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप छोटे भाई की भूमिका में हमारे साथ आइए। हम बड़े भाई की भूमिका में प्रदेश में बदलाव लाने का काम करेंगे। सुनिए, समय कम है। जसवंत राठी सुनिए, अरे राजेंद्र जी सुनिए, बड़े भाई की बसेट साहब सुनिए, अरे सुनिए, आप लोग समाचार रखा है आपने, सुनिए प्लीज। जसवंत राठी जी, आखिरी 2 मिनट बचे जी। जसवंत राठी साहब, विचारधारा के आधार पर मुद्दे हो सकते हैं अलग अलग, जैसे हमारे साथ 2 तीसरा मोर्चा बनने की चाहत रखने वाले 2 दलों के प्रतिनिधि हैं यहाँ। एक के लिए सामाजिक एजेंडा ऊपर है, दूसरा विकास को अपना एजेंडा बनाकर उसको ऊपर रखना चाह रहे हैं। एजेंडा सबका अलग अलग हो सकता है, और मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या एजेंडे को लेकर के पूरे प्रदेश में अपनी जगह बनाई जा सकती है, या एक विचारधारा की कमी इन 70 सालों में हमेशा रहती आई है, जिसकी वजह से कोई तीसरा मोर्चा आज तक सफल नहीं हो पाया, जो विचारधारा पूरे प्रदेश को कवर करती? जी जेपी जी, अगर हम पुराने समय को देखें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जाएं, तो आज तक विभिन्न दूसरे जो प्रदेशों में स्थितियां रही हैं, किसी ने कास्ट के लैंग्वेज के नाम पे, कहीं रिलीजन और कास्ट के नाम पे, या इस तरह के जो रीजनल दल बने हुए हैं, जो राजनीतिक दल जो अलग अलग प्रदेशों में बने हुए हैं, उस तरह की स्थितियां राजस्थान में पहले भी कई बार प्रयास किए गए, लेकिन सफल नहीं हुए। ये सारे प्रयोग जो है असफल साबित हुए। कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है 30-40 के नीचे रह जाता है तीसरे मोर्चे का जो है। कहीं ना कहीं जनता में 30-40 भी सर जनता दल के टाइम पे एक बार हुआ है, बस। कहीं ना कहीं जनता दल में जनता के अंदर इस बात का अभी भरोसा कायम नहीं हुआ है कि कोई ऐसा विकल्प तीसरा सशक्त उभर करके आए। हाँ, जरूर एक अच्छी प्रेजेंस जो है हनुमान बेनीवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी इसको जो है, क्योंकि सफर लंबा करना पड़ेगा, राजस्थान के लोगों को जिले जिले में अभी उतना विस्तार नहीं हुआ है। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, यूं कहिए कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो सब लोगों तक पहुंच करके इनको अभी लोगों में विश्वास और भरोसा लोगों को कायम करना पड़ेगा। इन लोगों को वहां तक पहुंच करके अपना एक विजन डॉक्यूमेंट, जो आपने कहा, वो विजन डॉक्यूमेंट लोगों को देना पड़ेगा। जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में एक विजन डॉक्यूमेंट दिया, एक तो उसकी वजह से जो इतना भारी बहुमत उनको मिला, तो निश्चित रूप से इनको भी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा। और ठीक है सर, 1 मिनट बसेट साहब 1 मिनट सुन लीजिए। आप तीनों मेहमान जो हैं, आप तीनों को 30-30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, इतना ही समय है मेरे पास। अपनी बात बोलिएगा, दूसरे के ऊपर सवाल मत उठाइएगा। बसेट साहब बोलिए।
मेरा कहने का यह है कि जहां तक विजन की बात है, वो सामाजिक समरसता एक विजन है। और जैसा महिला साहब ने कहा कि सब लोगों को मिलना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। नॉमिनेशन वगैरह हो जाए उसके बाद मिले, क्योंकि इनकी पार्टी मारवाड़ और शेखावाटी में बिल्कुल प्रेजेंस दिखा रही है, लेकिन हमारा जो स्वाभिमानी मोर्चा है वो जनता सेना के रूप में मेवाड़ में है, और अलवर, भरतपुर, दौसा, उधर आपका कोटा, इस पूरे क्षेत्र में हाड़ौती संभाग में हमारा है। करीब 70 सीटें हमारी डिक्लेयर हो गई हैं। उसके बाद 23 के बाद बैठकर यदि सब आपस में बनाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं। महिपाल जी, देखिए सर, हम तो विचारधारा की और मुद्दों की राजनीति करने वाले राजनीतिक गठबंधन की बात कर रहे हैं। आज प्रदेश ये मांग कर रहा है कि प्रदेश स्वस्थ प्रदेश हो, शिक्षित प्रदेश हो, स्वरोजगारी प्रदेश हो। प्रदेश में आमजन आज 4-4 साल के बच्चों के साथ रेप कर दिया जाता है। आज पूरा प्रदेश जो है, यहाँ की पुलिस सुरक्षित नहीं है, किसान आत्महत्या के गले को चूम रहा है, नौजवान हाथों में हथियार लिए खड़ा है। मूलभूत सुविधा इस प्रदेश को हमें देनी है। प्रदेश को हम गृह युद्ध तो बाद की बात है, आज जो जान और माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसी की है तो प्रदेश की पुलिस की है। प्रदेश की पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आमजन कैसे सुरक्षित हो सकता है? इसलिए स्वच्छ, सुरक्षित, स्वरोजगारी और शिक्षित प्रदेश के नारे के साथ हम इस प्रदेश में नए राजनीतिक विकल्प को देने का काम करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से इस बात का निर्वहन करेगी। इंदिराज, देखिए, जो संक्षेप में मैं बताऊं आपको कि अभी इस देश के और प्रदेश में जो सामंती, पूंजीवादी, मनोवादी जो ताकतें हैं, उनको एक कुणबा बढ़ गया है, इसलिए तीसरा मोर्चा आ रहा है। बेसिकली बात यह है, ये दोबारा फिर किसी दिन बुलाऊंगा, बाहुबल आपको किसी दिन फिर बुलाऊंगा, तब बोलिएगा। बाहुबल के नाम पे इस देश के वंचितों को, जो बेचारा बुजुर्ग वर्ग का बुजुर्ग वर्ग है, वो एज इट इज है, उसके मुद्दे की बात कोई नहीं करता। कौन जो मैनिफेस्टो जो है इससे वो बात करते हैं, लेकिन एग्जिट इसको इंप्लीमेंट नहीं करता। सामाजिक न्याय पे कोई लड़ाई नहीं करता, जिनकी जो नींव आपकी निराशा खत्म नहीं होती तीसरे मोर्चे से, कहने का मतलब यही है ना? हाँ, इसलिए ठीक है सर, हमें हाशिए पे रखने का कोई एजेंडा है सारा का सारा। इन मुद्दों पे, इन वंचितों के सामाजिक न्याय के मुद्दे पे इस संविधान को दरकिनार करके वो सब कुछ बदलना चाहते हैं, ये सारा ले दे के इनका एजेंडा है। ठीक है सर, आज समय खत्म हो रहा है। विषय हालांकि इतना गंभीर है कि इस पे और विशद चर्चा हो सकती है। फिर किसी दिन आप लोगों को आमंत्रित करूंगा और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।